हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज जो हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो जो टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बात करने वाले हैं। कितने प्रकार के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होते हैं, उन प्रतीक चिन्हों के बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए, आज इस जो टॉपिक है, इसे हम दो दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। आज एक पार्ट आएगा और आपका नेक्स्ट पार्ट अगले दिन आएगा। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय हमारी नदी। राष्ट्रीय नदी, अगर राष्ट्रीय नदी पूछा जाए तो कौन सी है? गंगा है। ठीक है ना। राष्ट्रीय नदी कौन सी है बताइए? गंगा है। गंगा के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, ये बताइए गंगा कहाँ से निकलती है? तो गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और गंगा जब गंगा निकलती है तो किस नाम से निकलती है? उस समय इसका नाम भागीरथी। क्या नाम था इसका? भागीरथी था। और यहीं से गंगोत्री ग्लेशियर से एक और नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है? अलकनंदा है। तो याद रखिएगा, भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां जब यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं और कहाँ पर पहुंचती है? देवप्रयाग में पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? देवप्रयाग में पहुंचती है। तो यहीं पर गंगा का नाम गंगा पड़ता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये बताइए गंगा का नाम गंगा कहाँ पर पड़ा? तो गंगा का गंगा नाम कहाँ पड़ा? देवप्रयागम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? देवप्रयाग कह दीजिए या देवप्रयागम कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए, यही देवप्रयागम में ही एक बांध बना हुआ है जिसे हरिद्वार बांध कहते हैं। गंगा नदी पर दो बांध बने हुए। कितने बांध बने हैं? दो बांध बने हुए हैं। याद रखना, बांध कितने बने हुए हैं? दो बांध बने हुए हैं। एक हरिद्वार बांध है। कौन सा बांध है? हरिद्वार बांध है। और एक क्या है? याद रखिएगा, फरक्का बांध है। कौन सा बांध है? फरक्का बांध है। एक तो आपका हरिद्वार बांध हो गया, एक कौन सा है? फरक्का बांध है। तो अगर पूछा जाए, ये बताइए गंगा नदी पर कितने बांध बने हुए हैं? तो गंगा नदी पर दो बांध, एक हरिद्वार बांध, एक फरक्का बांध। हरिद्वार बांध कहाँ पर है? तो याद रखना, उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में है। और अगर आपसे पूछा जाए फरक्का बांध कहाँ है, तो फरक्का बांध याद रखना पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। दो बांध मात्र बने हुए हैं गंगा नदी पर। अगर पूछा जाए, ये बताइए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी बताइए, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुनोत्री। वो यमुना है। कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। अगर पूछा जाए यमुना कहाँ से निकलती है, तो यमुना याद रखिएगा यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जब ये निकलती है तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने के बाद ये कहाँ पहुंचती है? प्रयागराज पहुंचती है। प्रयागराज में जहाँ ये विलीन हो जाती है। याद रखिएगा, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलती है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यहीं पर विलीन हो जाती है। जहाँ प्रयागराज में क्या है? संगम है। संगम क्यों कहा जाता है? संगम उसे कहा जाता है जहाँ पर तीन नदियां आपस में आकर मिलती हैं, उस स्थान को क्या कहा जाता है? संगम। संगम का मतलब यह है कि संगम में, जैसे प्रयागराज आप जाएंगे तो यहाँ पर एक संगम बनता है। संगम जैसे आपकी यमुना नदी निकली और यमुना के साथ साथ गंगा आई, यहीं पर एक नदी और है, सरस्वती नदी है, जिसका क्या है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी गई है। याद रखना, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी गई? सरस्वती नदी मानी गई है। तो इसी सरस्वती नदी का भी विलय कहाँ हो जाता है? यही संगम के तट पर हो जाता है, प्रयागराज के पास। इसीलिए इसका नाम पर क्या पड़ा? संगम पड़ा। आगे बात करते हैं, ये बताइए अगर पूछा जाए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी तो हमने बता दी है यमुना। अगर पूछा जाए, ये बताइए गंगा की लंबाई कितनी है? तो गंगा की लंबाई याद रखना कितनी है? 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर है। याद रखिएगा, 2525 किलोमीटर है। अगर पूछा जाए, ये बताइए भारत की सबसे लंबी नदी बताइए, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। हाँ, अब अगर पूछा जाए विश्व की सबसे लंबी नदी बताइए, तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन है। याद रखिए, विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है या बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा गंगा। गंगा पर याद रखिएगा, यहीं पर गंगा नदी पर ही सबसे बड़ा जलमार्ग बना हुआ है। कौन सा जलमार्ग? याद रखना, सबसे बड़ा जलमार्ग। सबसे बड़ा जलमार्ग आपसे पूछा जाए किस नदी पर बना हुआ है, तो गंगा नदी पर बना हुआ है। कौन सा जलमार्ग है? तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो जलमार्ग है गंगा नदी पर बना हुआ है। जलमार्ग पूछा जाए तो कौन से नंबर का जलमार्ग है? तो जलमार्ग जो है वो जलमार्ग है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1। राष्ट्रीय, याद रखिएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा? 1 नंबर का है। और वो है कहां से कहां तक? तो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच।
कहाँ, इलाहाबाद से हल्दिया। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए ये बताइए हल्दिया कहाँ है, तो हल्दिया याद रखना गुजरात पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे लंबा राजमार्ग पूछा जाए तो याद रखिए सबसे लंबा जल मार्ग पूछा जाए तो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच है। कौन सा जल मार्ग है, तो राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है। अब अगर पूछा जाए राष्ट्रीय जल मार्ग किस नदी पर बना हुआ है, तो गंगा नदी पर बना हुआ है। गंगा की देखिए बहुत सारी सहायक नदियां हैं। गंगा की देखिए 2 तरह से सहायक नदियां आकर मिलती हैं, एक तो बाएं तट से आकर मिलती है और एक किस तट से, दाएं तट से आकर मिलती है। अगर पूछा जाए बाएं तट से कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं, तो बाएं तट से याद रखिएगा रामगंगा आकर मिलती है, शारदा आकर मिलती है, सरयू आकर मिलती है, घाघरा नदी जो है आपकी बाएं तट से आकर मिलती है, गंडक नदी आकर मिलती है और महानंदा नदी मिलकर मिलती है और कोसी नदी मिलती है। और यही अगर पूछा जाए दाएं तट से कौन कौन सी नदी मिलती है, तो याद रखना सबसे लंबी जो सहायक नदी है गंगा की वो यमुना है। किस तट से आकर मिलती है, कई बार पूछा गया किस तट से मिलती है, तो याद रखना दाएं तट से आकर गंगा में मिलती है। और यही टोंस नदी दाएं तट से आती है, तमसा नदी है, सोन नदी है, तो दामोदर नदी है, ये सभी नदियां आकर मिलती हैं। गंगा जब ध्यान दीजिएगा, गंगा मैंने कहाँ से निकली है, तो भागीरथी से निकली है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है। जब गंगा निकलती है तो उस समय गंगा का नाम भागीरथी था। वहां से जब चली है गंगा, तो गंगा जब कहाँ पहुंचती है, सहारनपुर पहुंचती है। तो भागीरथी से लेकर सहारनपुर तक के स्थान को गंगा के ऊपरी भाग के नाम से जाना जाता है। और सहारनपुर से बनारस के मध्य, कितना, बनारस के मध्य तक गंगा को मध्य भाग के नाम से जाना जाता है। और ये बनारस से लेकर गंगा सागर तक गंगा को किस नाम से जाना जाता है, ये निचले गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। गंगा जब ध्यान दीजिएगा, जब गंगा निकलती है, तो गंगा जब निकली तो गंगा बहुत स्थानों से होते हुए, हमारे गंगा निकली सबसे पहले कानपुर, मान लीजिए प्रयाग, वहां उत्तराखंड से निकली, कानपुर आई, बहुत सारे स्थानों से होते होते गंगा कहाँ पहुंचती है आपकी, याद रखिएगा कहाँ पहुंचती है, पश्चिम बंगाल में पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है, जब गंगा पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो पश्चिम बंगाल के गंगा को हुगली के नाम से जाना जाता है। याद रखना पश्चिम बंगाल में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, तो पश्चिम बंगाल में, याद रखना पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है, तो हुगली के नाम से जाना जाता है। और गंगा जब, और यहीं पर एक क्वेश्चन और याद रखना, आपसे पूछा जाए ये बताइए हुगली नदी के तट पर ही, यहीं पश्चिम बंगाल में ही फरक्का बांध बना हुआ। कौन सा बांध बना हुआ, मैंने बताया 2 बांध थे, एक तो आपका हरिद्वार बांध था उत्तराखंड में बना हुआ है, और आपसे पूछा जाए फरक्का बांध कहाँ बना हुआ है, तो इसी नदी पर बना हुआ है, हुगली के पास बना हुआ है। याद रखिएगा कहाँ, पश्चिम बंगाल में बना हुआ है। 2 बांध है मात्र। दूसरी बात है, आप जब गंगा पश्चिम बंगाल से निकलती है तो यही मैदानी भागों से गुजरती है, मैदानी भागों से जब गुजरती है तो सबसे उपजाऊ मैदान बनाती है। तो गंगा सबसे, अगर पूछा जाए सबसे उपजाऊ मैदान कौन सी नदी बनाती है, तो गंगा नदी बनाती है। और गंगा नदी याद रखिएगा, गंगा नदी सबसे बड़ा डेल्टा भी बनाती है। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन का डेल्टा है, पश्चिम बंगाल में जो स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा गंगा नदी कौन सा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन का डेल्टा बनाती है, जो कहाँ है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। याद रखिएगा सबसे बड़ा डेल्टा आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा कौन सा है, सबसे बड़ा डेल्टा तो कौन सा है, उसका नाम पूछा जाए तो सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा। ये कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो याद रखिएगा ये कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो गंगा नदी बनाती है। आगे देखिए गंगा जब कहाँ पहुंचती है, बंगाल पहुंचती है। याद रखिएगा बंगाल का मतलब बांग्लादेश पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है, पश्चिम बंगाल के बाद कहाँ पहुंचती है, बांग्लादेश पहुंचती है। तो गंगा का नाम क्या है, किस नाम से जानी जाती है गंगा, तो गंगा को पश्चिम, ध्यान दीजिएगा बांग्लादेश में पद्मा के नाम से, बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है गंगा को, तो याद रखिएगा पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जब गंगा बांग्लादेश पहुंचती है तो बांग्लादेश से गंगा आगे और बढ़ती है। तो आगे जब बढ़ती है तो पूर्वी तट से एक नदी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और पद्मा नदी, दोनों नदियों के मिलने से एक नदी का निर्माण होता है, मेघना नदी। कौन सी नदी, मेघना नदी। पूछा गया है कई बार, आपसे ये बताइए मेघना नदी का निर्माण किन 2 नदियों के मिलने से होता है, तो पद्मा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, दोनों नदियों के मिलने से किस नदी का निर्माण होता है, तो मेघना नदी का निर्माण होता है। ब्रह्मपुत्र से याद रखिएगा एक क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, ये बताइए राष्ट्रीय राजमार्ग, कौन सा राजमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर बना हुआ है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग
दो किस नदी पर बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो सबसे बड़ा दूसरे नंबर का राष्ट्रीय जलमार्ग है। पहला सबसे बड़ा जलमार्ग कौन सा है, तो याद रखिएगा जलमार्ग एक है, वो कहां से कहां तक, इलाहाबाद से हल्दिया के मध्य। याद रखिएगा जब यहाँ से गंगा निकलती है तो गंगा कहाँ जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, याद रखिएगा विलीन हो जाती है। अगर पूछा जाए गंगा कहाँ से निकली थी, तो याद रखिएगा गंगोत्री ग्लेशियर से, और विलीन कहाँ होती है, यानी इसका मुहाना कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी है। ये थी गंगा के बारे में डिटेल। आगे देखिएगा नेक्स्ट हमारा जो है राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय चिन्ह हमारा कौन सा है, तो अशोक चिन्ह है। कौन सा, अशोक चिन्ह है। अब बात करते हैं अशोक के बारे में, आखिरकार ये अशोक कौन था, तो अशोक जो था वो क्या था, बिंदुसार का पुत्र था, बिंदुसार का पुत्र था। अगर कहा जाए बिंदुसार का पिता कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, तो मौर्य वंश का संस्थापक था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में कौन से शिक्षा ली थी, तो याद रखना जैन धर्म की शिक्षा ली थी। कौन सी शिक्षा ली थी, जैन धर्म की शिक्षा ली थी। और किससे ली थी, तो भद्रबाहु से ली थी। याद रखिएगा जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी, भद्रबाहु से ली थी। अगर बात किया जाए, ये बताइए अशोक ने अंतिम समय में कौन से धर्म को अपनाया था, तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। कौन से, अशोक ने याद रखिएगा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहां भेजा था, याद रखिएगा श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अब बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय चिन्ह पर। तो राष्ट्रीय चिन्ह को जो बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। ये राष्ट्रीय चिन्ह जो स्थित है, ये कहाँ स्थित है, तो सारनाथ में स्थित है। सारनाथ कहाँ है, बनारस में स्थित है। बनारस का पुराना नाम है। सारनाथ स्तंभ कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा बनारस में स्थित है। और इसको जो बनवाया था मौर्य शासक, किसने बनवाया था, तो मौर्य शासक ने बनवाया था। याद रखिएगा मौर्य शासक कौन था, तो मौर्य शासक था अशोक। याद रखिएगा किसने बनवाया था राष्ट्रीय चिन्ह को, तो मौर्य शासक अशोक ने बनवाया था। कहाँ बनवाया था, तो सारनाथ, सारनाथ स्तंभ। याद रखिएगा सारनाथ स्तंभ ये है कहाँ, सारनाथ स्तंभ, तो सारनाथ स्तंभ याद रखिएगा बनारस में। कहाँ है, बनारस में। यहीं पर इसने इसे बनवाया था। आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय चिन्ह को किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया। कहाँ बनवाया, तो बनारस में बनवाया। ये बताइए सारनाथ स्तंभ कहाँ स्थित है, तो बनारस में स्थित है। अब बात करते हैं आखिरकार ये स्तंभ है क्या, तो ये स्तंभ को जो था ना, ये इसे एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया था। ये पूरी तरह से क्या है, एक सिंह स्मृति है। यानी सिंह क्या है, इसमें सिंह स्मृति का मतलब यह है कि ये पत्थर को काट कर बनाया। इसमें ऊपर की ओर इस हिस्से पे याद रखिएगा, ये आप मान लीजिए कि राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा। इसमें ऊपर की ओर चार सिंह कितने सिंह, चार सिंह एक दूसरे की ओर मुख कर बैठे हुए हैं। कितने सिंह, चार सिंह बैठे हुए एक दूसरे के मुख करते हुए। और इसी राष्ट्रीय चिन्ह में याद रखिएगा एक धर्मचक्र बना हुआ है। क्या बना हुआ है, धर्मचक्र बना हुआ है। धर्म चक्र बना हुआ है। ये धर्मचक्र पूछा जाता है कि धर्मचक्र किसका प्रतीक है, तो याद रखिएगा धर्मचक्र बौद्ध धर्म का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, धर्मचक्र किसका प्रतीक है, तो बौद्ध धर्म का प्रतीक है। इस चक्र में पूछा जाता है कितनी तीलियां हैं, तो याद रखिएगा इस चक्र में कुल पूछी जाए कितनी तीलियां हैं, तो 32 तीलियां हैं। आपसे पूछी जाती है कि ये बताइए राष्ट्रीय चिन्ह में कुल तीलियां कितनी हैं, तो तीलियां आपसे पूछी जाए तीलियां कितनी है, तो तीलियां 32 है। अपवाद है, इसमें अपवाद ये है, कभी कभी किताबों में, कई सारी किताबों में लिखा है कि 24 तीलियां है। राष्ट्रीय चिन्ह में कितनी तीलियां है, 24 तीलियां। वो बात भी सही है। किस प्रकार से सही है, याद रखिएगा 24 + 8। इस प्रकार से 24 + 8 टोटल कितनी हुई बताइए, 32 हुई। तो 24 वास्तव में तीलियां है क्या, तो 24 जो तीलियां हैं हमारी इसमें जो बनी हुई है, ऐसे खाते बने हुए हैं, ये घंटे को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, घंटा को दर्शाती है। 8 किसको ले लेते हैं हम लोग, दिशाएं जोड़ लेते हैं। तो जब दिशाओं को जोड़ लेते हैं तो टोटल कितनी हो जाती है, 32। तो याद रखिएगा जब ऑप्शन कभी आए कि बताइए राष्ट्रीय चिन्ह में कुल कितनी तीलियां है, अगर ऑप्शन हो 24, 32 और कोई अन्य ऑप्शन हो तो हमेशा 32 लगाइएगा। और अगर 32 ऑप्शन में ना हो, 8 रहे, तो हमेशा उत्तर क्या होगा, वो हमेशा उत्तर क्या होगा, अगर 24 ना, वो 32 ना रहे और ऑप्शन रहे 24, तो याद रखिएगा हमेशा इसका उत्तर क्या होगा, 24 होगा। आगे बात करते हैं कि इस चिन्ह में जो है, इसमें एक नीचे की ओर लाएंगे, ये धर्मचक्र के नीचे जो है, धर्मचक्र के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये जो सत्यमेव जयते है, ये कहाँ से लिया गया है, याद रखिएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद।
कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। याद रखिएगा सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। और मुंडकोपनिषद कहां है? याद रखिएगा ऋग्वेद में। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और कौन सा? यजुर्वेद। आपसे पूछा जाए जादू टोना वाला वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। अगर पूछा जाए सबसे नया वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। संगीतमय वेद कौन सा है? तो सामवेद है। याद रखिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग। इसमें आखिरकार पूछा जाता है प्रश्न, ये बताइए इसमें बाईं ओर कौन कौन से पशु बैठे हुए हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जो राष्ट्रीय चिन्ह है इसमें बाईं ओर एक गज है और क्या है? एक सिंह है। और दाईं ओर एक अश्व है और एक वृषभ है। कभी कभी घुमा फिरा के आता है तो गज माने याद रखिएगा, गज को कभी कभी लिख देता है हाथी लिख देता है। क्या लिख देता है? हाथी। और सिंह को कभी कभी लिख देता है शेर। याद रखिएगा अश्व को लिख देता है कभी कभी घोड़ा, और घोड़ा इसको वृषभ को लिख देता है बैल। तो ऑप्शन बदल जाएंगे। याद रखिएगा इस प्रकार से बाईं ओर कौन कौन से? हाथी भी हो गया और शेर भी हो गया। और दाईं ओर कौन सा? घोड़ा और बैल। तो याद रखिएगा दाईं ओर कौन कौन से 2 पशु बैठे हुए हैं? तो दाईं ओर घोड़ा और बैल बैठे हुए हैं। और बाईं ओर कौन से बैठे हुए हैं? हाथी और शेर बैठे हुए हैं। आपसे बात किया जाए ये राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। अगर कहा जाए राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया या संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया? तो संविधान सभा द्वारा याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया। कई बार पूछा गया राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया है? तो 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया है। अगला डेट है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान हमारा कौन सा है? तो राष्ट्रीय गान बताइए हमारा कौन सा है? जनगण मन है। कौन सा है? जनगण मन है। यार अगर पूछा जाए राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? राष्ट्रीय गान के रचयिता थे। और राष्ट्रीय गान का कौन था? जनगण मन। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर के रचयिता थे। इन्होंने लिखा किस भाषा में था जो आपका राष्ट्रीय गान था? इसे लिखा था, याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए रचयिता बताइए तो राष्ट्रीय गान के रचयिता सीधे सीधे हो जाएंगे कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर याद रहेगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगर पूछा जाए ये बताइए रविंद्रनाथ टैगोर, तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पूछा जाए किस भाषा में लिखे थे राष्ट्रीय गान को? तो राष्ट्रीय भाषा गान को लिखे थे बांग्ला भाषा में। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में इन्होंने लिखा था राष्ट्रीय गान को। और राष्ट्रीय गान जो था ना, इसके हिंदी संस्करण, इसी में एक पाठ था जनगण मन, उसी पाठ को लिया गया था। अगर पूछा जाए ये बताइए साहित्य का नोबेल पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो साहित्य का नोबेल पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। 1913 में नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था। किस पुस्तक के लिए दिया गया था? तो गीतांजलि के लिए दिया गया था। आपसे पूछा जाए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत या नोबेल पुरस्कार के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा अल्फ्रेड नोबेल थे। वो कहाँ से थे? स्वीडन के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? स्वीडन के रहने वाले थे। राष्ट्रीय गान के बारे में अब बात करते हैं। देखिए राष्ट्रीय गान के बारे में और पूछा जाता है, ये बताइए राष्ट्रीय गान को कितने समय में गाया जाता है? तो राष्ट्रीय गान को कितने समय में गाया जाता है? 52 सेकंडों में गाया जाता है। याद रखिएगा राष्ट्रीय गान को कितने सेकंडों में गाया जाता है? 52 सेकंडों में गाया जाता है। अगर पूछा जाए ये बताइए संक्षिप्त रूप से कितने समय में गाया जाता है? तो संक्षिप्त रूप से इसे 20 सेकंड में गाया जाता है। संक्षिप्त रूप में किसको गाया जाता है? याद रखिएगा इसकी प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति को गाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय गान जो है इसमें कुल 5 पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं? कुल 5 पंक्ति हैं। तो 5 पंक्तियों में याद रखिएगा 5 पंक्तियां हैं। इसकी प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति दोनों को गाने में कुल कितना समय लगता है? 20 सेकंड का समय लगता है। अगर पूछा जाए ये बताइए राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कब गाया गया? तो याद रखिएगा गाया कब गया? सर्वप्रथम आपसे पूछा जाए सर्वप्रथम कब गाया गया? कब गाया गया? तो पूछा जाता है राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कब गाया गया? तो याद रखिएगा इसको राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कब गाया? 27 दिसंबर 1911 को। 27 दिसंबर 1911 को कहां पर गाया गया था? तो कांग्रेस के, याद रखिएगा कांग्रेस के 26वें अधिवेशन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कांग्रेस के, याद रखिएगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में? 26वें अधिवेशन में गाया गया था। कहाँ गाया गया था? तो कलकत्ता में गाया गया था। आपसे पूछा जाए ये बताइए सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान को कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो 26वें अधिवेशन में कलकत्ता में गाया गया था। राष्ट्रीय गान जो था
इसे क्यों गाया गया था? क्यों? इसलिए क्योंकि जॉर्ज पंचम जो था ना, जॉर्ज पंचम पहली बार, ध्यान दीजिएगा, पहला प्रतिनिधि ऐसा था जो भारत आया था, जॉर्ज पंचम, उसी की खुशी में, उसी की याद, मतलब स्वागत में इस राष्ट्रीय गान को प्रस्तुत किया गया था। और जॉर्ज पंचम, याद रखना, आपसे पूछा जाए ये 1911 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 1911 में जब ये आता है तो इस समय क्या होती है, एक घोषणा होती है। ये बताइए, दिल्ली की जो राजधानी बनती है, घोषणा इस समय होती है 1911 में, लेकिन दिल्ली जो भारत की राजधानी बनती है 1912 में बनती है। कब बनती है? 1912 में। याद रखना, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम की याद में इसे गाया गया था, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए, ये बताइए, राष्ट्रीय गान को, जो हमारा राष्ट्रीय गान है, इसे भारत सरकार ने कब अपनाया? तो याद रखिएगा, भारत संविधान ने कब अपनाया? तो पूछा जाता है राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब अपनाया? तो इसे याद रखिएगा, पूछा जाता है कि राष्ट्रीय 24 जनवरी कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। पूछा जाए, कई बार पूछा गया है। ये बताइए कैसे याद रखोगे? याद रखिएगा, अशोक जो राष्ट्रीय चिन्ह था हमारा, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 2 दिन पहले, जब संविधान सभा ने मात्र 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया था। अब अगर पूछा जाए सर्वप्रथम कब गाया गया था, 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के किस अधिवेशन में? 26वें अधिवेशन में कलकत्ता में गाया गया था। आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड का समय लगता है। संक्षिप्त रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो 20 सेकंड का समय लगता है। संक्षिप्त रूप में किन 2 पंक्तियों को गाया जाता है? तो प्रथम और अंतिम पंक्ति को गाया जाता है। राष्ट्रीय गान में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो याद रखिएगा 5 पंक्तियां हैं। ये राष्ट्रीय गान को पूछा जाए रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ साहित्य का नोबेल पहली बार किसे मिला? तो याद रखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए मिला था? तो याद रखिए, गीतांजलि के लिए मिला था। कब मिला था? तो 1913 में मिला था। अब बात करते हैं राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गीत हमारा कौन सा है? वंदे मातरम है। आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय गीत के रचयिता बताइए, तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय गान के रचयिता बताइए, तो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये आखिरकार कहाँ से क्या है, इसका इतिहास थोड़ा सा जानते हैं राष्ट्रीय गीत के बारे में। देखिए, जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे ना, इन्होंने एक पुस्तक निकाली थी, आनंद मठ थी। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? आनंद मठ था। इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया था, जो गीत था ना, वंदे मातरम नाम से एक पाठ था, इनका गीत था एक, उसी पाठ से लिया गया था। याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी की कौन सी पुस्तक का नाम पूछा जाए आपसे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक का नाम है आनंद मठ। कौन सी है? आनंद मठ। तो आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। पूछा जाए राष्ट्रीय गीत किस पुस्तक से लिया गया, तो आनंद मठ में कौन सा पाठ था? वंदे मातरम पाठ था। तो आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन से हैं, अगर पूछे गए वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो यही बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बहुत कंफ्यूज करता है राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गान याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर है। अब अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी है। याद रखिएगा सन्यासी विद्रोह, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ। तो आपसे पूछा जाता है आनंद मठ जो पुस्तक है, इसमें किस विद्रोह का वर्णन है, तो सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। किसमें वर्णन है, तो आनंद मठ जो पुस्तक है, इसी में सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए, ये बताइए आनंद मठ जो ये लिखे थे पुस्तक, इसे किस भाषा में लिखे थे, तो ये भाषा जो थी इनकी संस्कृत भाषा थी। कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। आपसे पूछा जाए, ये बताइए राष्ट्रीय गीत को कब पहली बार गाया गया? राष्ट्रीय गीत को पहली बार कब गाया गया, तो राष्ट्रीय गीत याद रखिएगा, राष्ट्रीय गीत को पहली बार कांग्रेस के 12वें अधिवेशन, याद रखना, कांग्रेस के 12वें अधिवेशन कलकत्ता में 1896 में गाया गया था। कब गाया गया था? 1896 में। इसे ध्यान देना, राष्ट्रीय गीत जो हमारा है ना, इसे याद रखिएगा राष्ट्रीय गान का दर्जा प्राप्त है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय गीत जो है इसे दर्जा प्राप्त है। किसका प्राप्त है? याद रखिएगा, दर्जा प्राप्त है राष्ट्रीय गान का। राष्ट्रीय गान का दर्जा किसे प्राप्त है? याद रखिएगा, राष्ट्रीय गान का दर्जा किसे प्राप्त है? राष्ट्रीय गीत को प्राप्त है। अगर पूछा जाए, बताइए राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है, तो राष्ट्रीय गान को गाने में याद रखिएगा 65 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है राष्ट्रीय गान को गाने में? तो 65 सेकंड का समय लगता है। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय गीत कौन सा है हमारा, तो वंदे मातरम है।
राष्ट्रीय गीत के रचयिता पूछा जाए तो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। यह बताइए बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक का नाम बताइए तो आनंद मठ है। आनंद मठ में बताइए किस विद्रोह का वर्णन है? तो सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। आपसे पूछा जाए, ये बताइए किसको राष्ट्रीय गान के बराबर दर्जा प्राप्त है? तो राष्ट्रीय गीत को दर्जा प्राप्त है। आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? तो 65 सेकंड का समय लगता है। आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया था? तो कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में। कहां पर गाया गया था? तो कलकत्ता में गाया गया था, 1896 में गाया गया था। थैंक यू। आपने ये जो हमने पढ़ाया, आपको अगर समझ में आ रहा है ये सब, तो आप इस पर क्रिया प्रतिक्रिया भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए अगर कुछ आपको मिल रहा है इसमें। देखिए जो यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं ना, ये एक आपको पेवर चीजें मिल रही है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। पहली बात जान लीजिए, ये पेवर, जो ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति पेवर दूध खाता है ना, तो उसको पता है कि पेवर दूध क्या होता है। जो मिलावटी दूध खाता है ना, उसको पता है क्या है। जो कभी खाया ही नहीं तो उसको क्या पता है कि कैसा क्या है। थैंक यू।